हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशबू नथौलिया और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल लीगल। लास्ट क्लास में हमने शुरुआत की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स से, जैसे कि ऑर्डर, डिक्री और जजमेंट। ऑर्डर मतलब जो हमें हर प्रोसीडिंग पे एक ऑर्डर शीट मिलती है जिसमें हम ये बताते हैं कि आज की प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ। दैट मीन्स एक केस में n नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो सकते हैं। जनरली ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते, but yes, there are certain exceptions. Only those order which are mentioned under section 104 are appealable. Next was decree. डिक्री मतलब जो आपके फाइनली कंक्लूसिवली पार्टीज की राइट्स को डिटरमाइन करती है, और इट मे बी प्रिलिमिनरी और फाइनल और पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल। डिक्रीज अपीलेबल होती है, उसके अगेंस्ट आप फर्स्ट अपील कर सकते हैं, सेकंड अपील कर सकते हैं, और फाइनली उस डिक्री की होल्डिंग्स के ऊपर जो उसकी ग्राउंड्स है डिक्री में, उन ग्राउंड्स के ऊपर हम जजमेंट देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स, थ्री ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सीपीसी। नाउ मूविंग अहेड, अब हम बात करेंगे फॉरेन जजमेंट की। फॉरेन जजमेंट मतलब वो जजमेंट जो एक फॉरेन कोर्ट के थ्रू दिया जाता है, और फॉरेन कोर्ट मतलब वो कोर्ट जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एस्टैब्लिशमेंट या अथॉरिटी के अंदर एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। सो दैट मीन्स, अगर आपको याद होगा हमने एक्सटेंट की बात करी थी कि सीपीसी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, और उसमें भी मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, तीन रीजन्स बताए थे जहां वो एप्लीकेबल नहीं था। इट सेज ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन ट्राइबल एरियाज ऑफ असम एंड नागालैंड। तो जहां पे आपका सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, वो उसके बाहर की जितनी भी टेरिटरीज हैं वो हमारी फॉरेन कोर्ट के अंदर आती हैं, और उनके थ्रू दिए गए जो भी जजमेंट्स हैं वो फॉरेन जजमेंट्स कहलाते हैं। चाहे वो आपका यूएस में दिया हो या फिर यूरोप में या फिर किसी भी एन स्टेट में या फिर टेरिटरी में जहां पे आपका सीपीसी एप्लीकेबल नहीं है, उसको हम बोलेंगे फॉरेन जजमेंट। और एज द नेम सजेस्ट, जजमेंट मतलब जो आपकी कंक्लूसिवली आपकी सारी राइट्स को डिफाइन करेगा। तो आप जब फॉरेन जजमेंट्स पढ़ते हैं तो यू रीड इट विद सेक्शन 13 एंड 14। सेक्शन 13 आपको बताता है कि जो फॉरेन जजमेंट्स हैं वो कब कंक्लूसिव नहीं होंगे। तो उस केस में वो कहते हैं कि कोई भी फॉरेन जजमेंट जो है वो कंक्लूसिव होते हैं अगर वो एडजुडिकेट करते हैं पार्टीज, सेम पार्टीज के बीच में जो भी उनके सेम टाइटल्स हैं। तो उस केस में अगर एक जजमेंट आ गई, वो कंक्लूसिव है और हम उसको फर्दर सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नया सूट, दोबारा से कोई सूट नहीं डाल सकते। वो बार करता है उन पार्टीज को जो वो उस टाइम डिस्प्यूट में थी, जिनकी अगेंस्ट जजमेंट आई है, कि वो फर्दर उस केस के ऊपर जो ऑलरेडी एडजुडिकेट हो चुका है उस पे फर्दर फाइलिंग न करें ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। बट ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा अगर जो जजमेंट प्रोनाउंस की गई है वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू नहीं की गई। दैट मीन्स उस कोर्ट के पास वो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, दैट कोर्ट वाज not allowed, it did not have that relevant jurisdiction to decide the case। वो उसने अपने jurisdiction के बाहर निकल के किया है, तो उस केस में वो जजमेंट को हम कंक्लूसिव नहीं कहते हैं। सेकेंडली, अगर वो if it is not declared on the merits of the case, जो भी जजमेंट होती है उसको हम according to the facts and evidences, the arguments, उन सबके अकॉर्डिंगली हम मेरिट्स पे डिसाइड करते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता तो भी वो कंक्लूसिव नहीं मानी जाती। सिमिलरली, अगर हमें उसको देखने से ही पता चलता है कि जो प्रोसीडिंग्स थी वो इनकरेक्ट थी, या फिर इट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, या फिर वो फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन की गई है,
तो इन सब चीजों में हम उसको कंक्लूसिव नहीं मानते हैं। सो दैट मीन्स अगर ये चीजें नहीं है तो उस केस में वो जजमेंट कंक्लूसिव है, और अगर वो कंक्लूसिव है तो हम उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। इन्फोर्स करवा सकते हैं मतलब हम उसको एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, उस डिक्री का, उस जजमेंट का हम एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 44A ऑफ द कोड। और उसके लिए हमें 3 years का फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट का लिमिटेशन पीरियड डिफाइंड है। आपको इस लिमिटेशन पीरियड के अंदर अपनी डिक्री को इन्फोर्स करवाने का राइट है। ऑलराइट, सो दैट इज अबाउट द फॉरेन जजमेंट एंड द फॉरेन डिक्रीज व्हेन दे आर कंक्लूसिव। और उसमें आपको अगर आप इन्फोर्स करवाना चाहते हैं तो उस केस में आपको सर्टिफाइड कॉपी देना होगा डिक्री का, और उस सुपीरियर कोर्ट का जहां से जिस एक्सटेंट में वो एप्लीकेबल था। जैसे अगर वहां पे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के थ्रू पास थी, और इंडिया में अगर आप देखते हो तो इट कम्स विद इन दैट पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन, तो आप उसको उसी अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन में डालते हैं। नाउ सेक्शन 14 हमें बताता है प्रिजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन जजमेंट। कोर्ट कहता, सेक्शन 14 कहता है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हम सर्टिफाइड कॉपी दिखाते हैं फॉरेन जजमेंट की, तो उस केस में हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि वो ऑथेंटिक है, और जो कोर्ट है जिसने ये प्रोनाउंस करी थी जजमेंट, उसके पास वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन था। अनलेस एंड अनटिल हम ये नहीं दिखाते कि इट वाज ईदर ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, और इट वाज ईदर ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, या फिर उसके रिकॉर्ड्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि उसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हुआ था। आप जब सीपीसी पढ़ते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको किस सेक्शन को किसके साथ पढ़ना है। अगर आप उसको एक ही लाइन से पढ़ते जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपकी डेफिनेशन से स्टार्ट किया जो सेक्शन 2 में है, बट मैं उसी के साथ आपको रेलेवेंट सेक्शंस और ऑर्डर्स भी बता रही हूँ, तो आप उसको उसके साथ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ओके फाइन, ये यहाँ क्यों है और ये यहाँ क्यों है। जैसे अगर मैं फॉरेन जजमेंट की बात करती हूँ तो उससे रिलेटेड मुझे सेक्शन 13 और 14 को साथ में पढ़ना है। 13 मुझे ये बताता है कि वो कब कब कंफ्यूसिव नहीं होंगी, और 14 हमें ये बताता है कि हम उसके अगेंस्ट क्या प्रिजम्पशन को होल्ड करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए और बी ने एक सूट फाइल किया फॉरेन कोर्ट में, और जो सूट था वो डिसमिस हो गया। नाउ क्या वो ए या फिर बी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे एक फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो केस ऑलरेडी डिसमिस हो चुका है वहां पे। ऑलराइट, अगर बी ये बोलता है कि ए ने फ्रॉड से उस जजमेंट को ऑब्टेन किया है, तो उस केस में वो फर्दर फाइल कर सकता है एक केस। तो यहाँ पे जो कॉज ऑफ एक्शन था वो चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो उस जजमेंट की ऑथेंटिसिटी और फ्रॉड को पिक्चर में लेके आ रहा है। वो ये कह रहा है कि जो जजमेंट डिलीवर हुआ है वो फ्रॉड से हुआ है, तो हिज cause of action has changed, and that is the reason he will be able to file this case further because it has a different cause of action. Further, अगर आप सेक्शन 14 की एक्सप्लेनेशन 2 देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपका कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आता, उसको वहां से एक्सक्लूड किया गया है। तो उस केस में आपके पास ये बार नहीं होगा। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, अब जब हम बार की बात कर रहे हैं तो द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज रेस जुडिकाटा। रेस मीन्स सब्जेक्ट मैटर एंड जुडिकाटा मीन्स बार, दैट मीन्स बार टू सब्जेक्ट मैटर। वर्ड्स हाईलाइट किए हैं। रेस जुडिकाटा का नॉर्मल मतलब होता है कि आप
आपका अगर कोई एक सब्जेक्ट मैटर पे सूट डिसाइड हो गया है, लेट मी रिपीट, डिसाइड हो गया है, तो उस केस में आप फर्दर कोई और सूट नहीं डाल सकते विद रिस्पेक्ट टू द सेम सब्जेक्ट मैटर. द मेजर रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट. अदरवाइज क्या होगा कि हमने एक सूट डाला, जिस पार्टी के फेवर में वो सूट नहीं था वो वापस सेम कॉज ऑफ एक्शन पे सूट डाल देगा. तो ऐसे क्या होगा, आपका जो केस है वो n नंबर ऑफ टाइम्स फाइल हो सकेगा और वो चलता ही जाएगा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई एंड नहीं है. सो in order to have or to give due respect to the judgment and to have the conclusive nature of the judgment and to bind the parties with the pronouncements of the judgment and to avoid the multiplicity of the suits, this principle of res judicata is applied. अब इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आप इंपॉर्टेंट टर्म्स देख सकते हो. अगर कोई फॉर्मल सूट का मतलब ये नहीं होता कि कौन सा सूट पहले डला है. फॉर्मल सूट का मतलब ये होता है कि कौन सा सूट पहले डिसाइड हो गया है. ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. फॉर्मल का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ डिसीजन एंड नॉट विद रिस्पेक्ट टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट. जो भी सूट पहले डिसाइड होगा वो फॉर्मल होगा और उसके बाद आप फर्दर सूट उस पे सेम कॉज ऑफ एक्शन पे नहीं डाल सकते. और अगर जस्ट इन केस कोई और सूट भी है जो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे चल रहा है तो वहां पे आपको उनकी डिक्री दिखानी पड़ती है. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे अगर हम मेंटेनेंस की बात करते हैं, राइट, हम सीआरपीसी में भी डाल सकते हैं, हम इंटरिम मेंटेनेंस अगर डाइवोर्स डालते हैं उसमें भी क्लेम कर सकते हैं, हम परमानेंट एलिमनी भी क्लेम कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स. बट लेट्स से कि अगर मेरी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स में ही इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो डिसाइड हो गई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरी दूसरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं 125 के अगेंस्ट या जिस भी दूसरे एक्ट के थ्रू अगर मैंने डाली है, तो जब वहां पे मेरा केस आएगा तो मैं वहां पे बताऊंगी कि ये मेरी ऑलरेडी आ चुकी है एक रूलिंग और उसको टेकन इनटू कंसिडरेशन किया जाएगा while deciding the ruling in that particular case. So that means formal suit का मतलब है the suit which is being decided prior and not instituted. That's the first thing which you should keep in your mind. The next is, जब भी आप कोई केस डालते हैं, ठीक है, ये बोला जाता है कि जो प्लेंटिफ है वो मास्टर है सूट का. क्यों? क्योंकि वो ही उस सूट को फाइल करता है. तो जब उस सूट को वो फाइल करता है, ही नीड टू बी विजिलेंट. विजिलेंट इन द सेंस कि उसको क्या क्या चीजें क्लेम करनी है और उसको क्या क्या रिलीफ चाहिए. अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक केस डाला प्रॉपर्टी का, मैं ओनर हूं, मैंने अपना केस डाला है कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए या खाली करवानी है. अब अगर उसमें कोई मीन्स प्रॉफिट है या अगर कोई अनपेड ड्यूज है, रेंट एरियर्स हैं, जो भी है, मैं वो साथ में डाल सकती हूँ. अगर मैं वो नहीं डालती, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट वगैरह डाल दिया बट मैंने उसका इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा या मैंने उसमें मीन्स प्रॉफिट्स के लिए कोई चीज क्लेम नहीं करी, तो ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि मुझे वो चाहिए ही नहीं थी. फिर मैं नेक्स्ट एक फर्दर सूट नहीं डाल सकती उस लेफ्ट ओवर चीज को मांगने के लिए जो मैं वहां क्लेम कर सकती थी. क्यों? क्योंकि जब आप सूट फाइल करते हैं आप उस सूट के मास्टर होते हैं. आपको क्या क्या चीजें क्लेम करनी है और आपको क्या क्या रिलीफ चाहिए वो आपके पास है, वो आपका राइट है और वो आपको डिसाइड करना चाहिए प्रॉपरली. आप हर छोटी छोटी चीज के लिए अलग अलग सूट्स नहीं डाल सकते हैं. यू कैन नॉट हैव मल्टीपल सूट्स. ऑलराइट,
सो दैट इज द रीजन हम उसको डीम कर लेते हैं कि हाँ भाई ये वाला भी, अगर जो एस्पेक्ट्स था ये वाला भी इसमें कवर हो चुका है, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाता, जो डायरेक्टली इशू में नहीं था, बट डायरेक्टली या सब्सिक्वेंटली नहीं था, बट उसको हम डीम कर लेते हैं कि भाई ये भी एक ग्राउंड होना चाहिए था उस सूट में जिसको डिसाइड करा जाना है. सो आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द डिस्कशंस, there are three maxims on which this principle of res judicata is based. The first is that no one should be vexed twice for the same cause of action for the same offense. जिस चीज के ऊपर एक बार डिसीजन हो गया, जिसको जिस चीज के लिए एक बार पनिशमेंट मिल गई, आप उसको बार 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 सेम चीज के लिए हरास नहीं कर सकते, या यू कैन नॉट फोर्स हिम टू गो थ्रू द ट्रायल ऑल ओवर अगेन, राइट. नेक्स्ट इज कि आपको लिटिगेशन को एंड करना है. अगर एक बार डिसीजन आ गया, आपको उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करना है और उसको एक्सेप्ट करना है इन द करेक्ट वे. अगर आप वो नहीं करना चाहते, अगर कुछ भी डाउट है, आप अपील, रिव्यू, रिवीजन फाइल कर सकते हैं, बट आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उस पे फर्दर सेम सूट नहीं डाल सकते. अदरवाइज ये प्रोसेस चलता ही जाएगा. इट विल बी अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो दीज आर द थ्री मेजर मैक्सिम्स, थ्री मेजर रीजंस of having the principle of res judicata. Apart from this, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जहां पे res judicata अप्लाई नहीं होता. जैसे मैंने बोला एडजुडिकेशन. अब जो एडजुडिकेशन है दैट मीन्स डिसाइडिंग ऑफ द केस, प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू आपका केस पूरा डिसाइड हुआ है, उसका ऑर्डर आया है, उसकी डिक्री आई है. तो अगर वो केस उस कोर्ट से डिसाइड हुआ जहां पे जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो क्या वो मान्य होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि जब भी आप केस फाइल करते हो आपको काफी चीजों को देखना पड़ता है. हमारे को पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीजों का ध्यान रखना होता है. तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस केस में it will not act as a res judicata. Well, don't worry, हम इनको डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में. I will have a separate video on jurisdiction. So yes, अभी के लिए इतना ही कि अगर lack of jurisdiction है तो वहां पे res judicata अप्लाई नहीं होगा. Similarly, अगर किसी टेक्निकल ग्राउंड्स पे सूट को डिसमिस कर दिया गया है तो उस केस में भी वहां पे प्रॉपर एडजुडिकेशन नहीं हुई है, प्रॉपर प्रोसीडिंग्स नहीं हुई है, एविडेंसेस नहीं हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुई है, इंटेलेक्चुअल माइंड यूज नहीं किया गया है, राइट. इट इज ओनली ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स. तो वहां पे भी इट विल नॉट एक्ट एज अ रेस जुडिकाटा, राइट. मूविंग अहेड, बिटवीन अगर एक्स पार्टे डिक्री है, राइट. एक्स पार्टे का मतलब है कि आपकी कोई डेट लगी है हेयरिंग की और उस हेयरिंग पे पार्टी नहीं आती, तो दूसरी पार्टी एक्स पार्टे के लिए बोल सकती है कि भाई ये आ ही नहीं रहे हैं, हम कब तक इनका वेट करें. तो कोर्ट उनके अगेंस्ट एक्स पार्टे की प्रोसीडिंग्स लगा देती हैं और फर्दर सूट आगे चलता रहता है. तो यहाँ पे भी अगर वो चाहे, जो दूसरी पार्टी है, वो एप्लीकेशन फाइल कर सकती है टू सेट असाइड द एक्स पार्टे ऑर्डर, and this is how it can move on with the process. Now, अगर आपने देखा, मैं आपको बहुत देर से पार्टीज बोल रही हूँ, that means a plaintiff and a defendant. But what about co-plaintiffs and co-defendants? Yes, what about them? So, when I talk about parties, obviously plaintiffs and defendants are there, but there are co-plaintiffs and co-defendants too. जैसे अगर सक्सेशन की मैं बात करती हूँ तो वहां पे क्या होता है, जो क्लेम करता है प्लेंटिफ, लेट्स से एक आदमी के 3 बच्चे हैं और एक वाइफ है, राइट. वो आदमी मर गया, ही इज अ डिसीज्ड नाउ. तो अकॉर्डिंग टू द सक्सेशन एक्ट उसके जो भी लीगल हेयर्स हैं, दैट मीन्स उसके 3 बच्चे और वाइफ में प्रॉपर्टी डिवाइड होनी है. उन तीनों में से एक लड़का क्लेम करता है तो डिफेंडेंट कौन बनेंगे? रिमेनिंग हेयर्स, ऑलराइट. दैट मीन्स द 2 सन एंड द वाइफ. तो जो उस सक्सेशन
केस के फाइनल होने पे जो भी डिक्री आती है वो सब पे एप्लीकेबल होगी। दैट मीन्स को डिफेंडेंट्स पे भी और प्लेंटिफ पे भी। सिमिलरली अगर दो भाई मिलके डालते हैं तो भी वो को प्लेंटिव्स पे भी एप्लीकेबल है और को डिफेंडेंट्स पे भी एप्लीकेबल है। सो यस, कीप दैट इन द माइंड, इट इज एप्लीकेबल टू द पार्टीज whether it is co-defendant, co-plaintiffs, plaintiff and defendant and so on. Apart from that, writ jurisdiction में भी res judicata apply होता है, but इसकी एक exception है, that is habeas corpus. जनरली ये क्वेश्चन आप एग्जाम्स में देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने इसका एक नोट बना के आपको अलग से बताया है। सो यस, कीप दैट इन योर माइंड टू। जब हम बार की बात करते हैं, रेस जुडिकाटा की बात करते हैं, तो साथ ही में सेक्शन 12 भी आता है विच सेज बार टू फर्दर सूट। दैट मीन्स अगर एक केस एक प्लेंटिफ डालता है, उसको उस केस में ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या क्या क्लेम और क्या क्या रिलीफ मांग रहा है। अगर वो नहीं करता ऐसा, तो उसके लिए सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। Yes, that applies here too. वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है और वो उसके लिए further suit नहीं डाल सकता on the same cause of action. Remember that the cause of action, the parties has to be same. Alright? अगर parties ही different हो जाएंगी तो cause of action भी different हो जाएगा. So the parties have to be same. The cause of action has to be same. The issues between them has to be same, which are being decided and adjudicated. Apart from that, you can see further examples which I have listed down, which you can use, which act as a bar to further suit, such as Order 2, Rule 2, Order 9, Rule 9, Order 23, Rule 1, and so on. Well, अगर आप last तो देखोगे Order 22, उनमें क्या है कि अगर आपका सूट रिजेक्ट हो जाता है या आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस केस में आप फर्दर उसको सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फाइल नहीं कर सकते unless and until you seek permission from the court. All right, examples, you can have a look at them, and that's all about res judicata. I hope आपको समझ आया हो. If you have any queries regarding the same, please feel free to put them in the comment section below and I'll try to answer each query. So that's all from my side today. Have a good day. Bye bye.